नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ORG के राजस्थान इतिहास की इस क्लासेज में। साथियों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम पार्ट को, या फिर यूँ कह सकते हैं साथियों कि अंतिम जो शासक होते हैं इस वंश के, उनके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। साथियों, इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी है, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। साथियों, आपको उन्हें देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको एक तरीके से पूरी बेहतरीन तरीके से साथियों एक पिक्चर बनी हुई आपको इस क्लास के माध्यम से मिलेगी, जो कि साथियों आपको एग्जाम की दृष्टि से या फिर इस वंश को समझने की दृष्टि से साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो साथियों आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास के बारे में डिस्कस की। तो देखिए साथियों, मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है नागभट्ट द्वितीय। साथियों, यह वही शासक है जो कि हमने अंतिम क्लास में अंतिम स्टेप पर साथियों कवर किया था। नागभट्ट द्वितीय के बारे में साथियों हमने पूरी जानकारियाँ कवर करी थी साथियों, परंतु फिर भी हम आज इसके बारे में बेसिक परिचय से स्टार्ट करेंगे और आगे की ओर बढ़ते चलेंगे ताकि साथियों आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें समझ में आए। तो देखिए साथियों, नागभट्ट के बारे में हमने कल की जानकारियों में डिस्कस किया था कि भाई यह कौन है। तो साथियों, यह इस वंश का एक प्रतापी शासक है, जिसने साथियों लगभग सैकड़ों सालों से चले आ रहे त्रिकोणीय संघर्ष या फिर त्रिकोणात्मक संघर्ष को समाप्त कर कन्नौज को राजधानी बनाया था। साथियों, यह कौन है? तो यह आप कह सकते हैं कि भाई यह रामभद्र का पिता भी है। साथियों, रामभद्र का पिता होता है। और देखिए साथियों, अब बात करेंगे रामभद्र के बारे में। तो साथियों, यहाँ पर जानकारियाँ मिलती हैं कि भाई रामभद्र एक तरीके से अल्पकाल के लिए शासक बनता है। साथियों, यह कौन है रामभद्र? तो रामभद्र में अपने नागभट्ट का पुत्र है। अब साथियों बात करेंगे इसके पुत्र की, यानी कि रामभद्र के पुत्र की। साथियों, इसका पुत्र आता है हमारा मिहिर भोज। साथियों, रामभद्र के बारे में कहा जाता है कि इसने लगभग 3 वर्षों तक, केवल 3 वर्षों तक अपना शासन कार्य संपन्न किया था। साथियों, यह एक तरीके से अयोग्य शासक था और अल्पकाल के लिए यह सत्ता पर बैठता है या फिर साथियों राजगद्दी को ग्रहण करता है। साथियों, आगे बात होती है मिहिर भोज के बारे में। तो साथियों, हम यहाँ पर पूरी डिटेल में, पूरी विस्तृत तौर पर मिहिर भोज के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे साथियों, क्योंकि साथियों मिहिर भोज एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट शासक है, एक प्रतापी शासक है इस वंश का। तो उसके बारे में पूरी जानकारी साथियों कवर करना एक वाजिब बात भी है। तो साथियों शुरुआत करते हैं मिहिर भोज के बारे में। तो देखिए, मैंने आपके परिचय में यहाँ पर लिखा है यह रामभद्र का पुत्र व उत्तराधिकारी है। तो साथियों, ये आप कह सकते हैं कि भाई यह कौन है? तो यह रामभद्र का तो पुत्र है और यह इसका उत्तराधिकारी भी है। साथियों, उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि भाई एक तरीके से एक शासक के पश्चात में जो साथियों अगला जो गद्दी पर बैठता है हाथों हाथ, यानी कि उसकी मृत्यु के पश्चात में जो अगला बैठता है साथियों, वह उसका उत्तराधिकारी कहलाता है। तो साथियों, आप कह सकते हैं कि भाई रामभद्र की मृत्यु के पश्चात में साथियों अगला शासक कौन बनता है? तो हमारा मिहिर भोज बनता है। साथियों, मैंने यहाँ पर लिखा है भाई रामभद्र का पुत्र व उत्तराधिकारी। अब साथियों बात करते हैं, देखिए ये गद्दी पर बैठता है। तो साथियों इसके बारे में एक मान्यता है, एक कहानी साथियों प्रचलित है कि भाई यह अपने पिता की हत्या करके, यानी साथियों मिहिर भोज के द्वारा अपने पिता रामभद्र की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई इसे इतिहास के अंतर्गत पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, पितृहंता के नाम से भी इसे जानते हैं। तो साथियों इंपॉर्टेंट जानकारी है मैंने आपको प्रदान करी है कि भाई इस वंश का पितृहंता शासक कौन है? तो साथियों हमारा मिहिर भोज, जो कि इस वंश का पितृहंता शासक है। अब साथियों बात करेंगे इसकी उपाधियों की, यानी कि मिहिर भोज की साथियों जो उपाधियां थी जो कि इसने खुद ग्रहण करी थी, तो वह कौन कौन सी उपाधियां साथियों हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई एक उपाधि है प्रभास, दूसरी है आदिवराह और तीसरी है सार्वभौम। साथियों 3 इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं, एग्जाम में कई बार बनी है, तो प्लीज़ आप इसे नोट कीजिए कि भाई प्रभास और आदिवराह और सार्वभौम जो कि साथियों इसकी उपाधियां थी और यह इसने खुद ही ग्रहण करी थी। अब साथियों बात करेंगे, देखिए ये तो उपाधियां हो चुकी हैं। अब साथियों इसके उपनाम भी होते हैं। उपनाम का मतलब साथियों कि भाई कोई शासक होता है या कोई व्यक्ति होता है या फिर साथियों कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को एक तरीके से दूसरे नाम से जान सकता है। तो साथियों राज्य के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं, बहुत सारे यात्री ऐसे हुए हैं जो कि इसे अन्य नामों से पुकारते थे या फिर जानते थे। तो साथियों आपको बात करनी होगी एक तरीके से एक अरब यात्री साथियों है सुलेमानी। तो साथियों इसके काल में एक तरीके से एक अरब यात्री आता है साथियों, उसका नाम है सुलेमानी। तो मैंने यहाँ पर लिखा साथियों आपके लिए अरब यात्री सुलेमानी। तो देखिए साथियों, अरब यात्री सुलेमानी ने इस्लाम का शत्रु, इस्लाम की दीवार और अरबों का अमित्र कहा। साथियों आप कह सकते हैं कि भाई इसके काल में एक यात्री आया था। साथियों कहाँ से आया था? तो वो अरब से आया था। साथियों उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हमारे को देखने को मिलता है साथियों सुलेमानी। साथियों यह एक तरीके से भारत की यात्रा पर आया था और इसने अपने जो राजा साथियों यात्रा ग्रंथ है, अपनी पुस्तक है, उसके अंतर्गत भारत की सामाजिक, आर्थिक साथियों और भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया था। और साथियों उस वर्णन के साथ में ही इसने जो अपना साथियों मिहिर भोज है इसके बारे में कहा कि भाई यह इस्लाम का शत्रु है और इस्लाम की दीवार है। साथियों आप कह सकते हैं कि भी अरबों का अमित्र भी इसे कहा गया था।
तो साथियों जानकारी हमारे लिए इस किताब से यह बननी चाहिए कि भाई क्योंकि इस वक्त के बारे में डिस्कस कर रहे हैं साथियों, तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई अरब यात्री सुलेमानी के द्वारा इसे इस्लाम का शत्रु कहा गया, और आप कह सकते हैं कि भाई इसे इस्लाम की दीवार कहा गया और अरबों का अमित्र कहा गया। तो साथियों इस सारे डिस्कस से हमें जानकारियाँ मिलती है कि भाई एक तरीके से हिंदूवादी शासक हुआ होगा, या फिर साथियों इसके धर्म के बारे में भी आगे जानकारी प्रदान करेंगे कि भाई ये किस धर्म का प्रवर्तक था या फिर किस भगवान का यह उपासक था। सारी जानकारी साथियों हम आगे कवर करेंगे। अब साथियों बात करते हैं इसके द्वारा जो कौन से निर्माण कार्य करवाए गए थे साथियों। तो साथियों उस निर्माण कार्यों में एक जो बेहतरीन साथियों एक तरीके से निर्माण होता है वह कौन सा बनता है, तो साथियों हमारे लिए बनता है ग्वालियर प्रशस्ति। देखिए साथियों ये ग्वालियर प्रशस्ति का निर्माता था। साथियों ग्वालियर प्रशस्ति के अंतर्गत इसने अपने राज्य के अपने पूरे वंश के बारे में साथियों बहुत ही बेहतरीन जानकारियां प्रदान करी हैं। साथियों देखिए साथियों इसने कहा है भाई ग्वालियर प्रशस्ति का निर्माता, जिसमें मिहिर भोज को पृथ्वी का विजेता तथा वैष्णव धर्म का उपासक और शिव का परम भक्त या फिर परम उपासक कहा गया है। साथियों देख सकते हैं कि भाई ये ग्वालियर प्रशस्ति है साथियों कहाँ पर लगी है, तो वर्तमान साथियों मध्य प्रदेश ग्वालियर में लगी हुई है। साथियों इस प्रशस्ति का निर्माता कौन है, तो हमारा मिहिर भोज जो कि इस प्रशस्ति का निर्माता है, जिसमें मिहिर भोज को पृथ्वी का विजेता। साथियों देखिए इस प्रशस्ति में मिहिर भोज को कहा गया है कि भाई यह पृथ्वी का विजेता है तथा वैष्णव धर्म का उपासक है। साथ ही इसमें साथियों कहा गया है कि भाई यह शिव का परम उपासक भी बताया गया है। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई मिहिर भोज कौन किस धर्म का उपासक था, तो साथियों वैष्णव धर्म का उपासक था और शिव का परम उपासक भी था। साथियों जानकारियाँ यहाँ पर कवर होती है ग्वालियर प्रशस्ति के बारे में। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको प्रदान करी है, प्लीज़ आप इसे स्टार मार्क करते हुए नोट कीजिए। साथियों आगे बात करते हैं इसके साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई मिहिर भोज एक तरीके से एक प्रतापी शासक था। साथियों ये पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था और साथियों इसे एक तरीके से इस्लाम का शत्रु, इस्लाम की दीवार, अरबों का अमित्र और साथियों आदि वराह, सार्वभौम, प्रभास जैसी उपाधियां प्राप्त थी। साथियों इस प्रकार की उपाधियां किसे प्राप्त होती है, तो साथियों एक तरीके से एक प्रभावशाली, एक प्रतिभाशाली, एक वीर शासक को साथियों ऐसी उपाधियां प्राप्त होती हैं। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई इसका जो साम्राज्य विस्तार भी हुआ होगा तो वो बहुत ही बेहतरीन हुआ होगा। तो साथियों बहुत ही बेहतरीन साम्राज्य विस्तार इसके द्वारा किया गया था। तो साथियों जानकारी लेते हैं कि भाई इसने कौन कौन से शासकों को पराजित किया और कौन कौन से जो शासकों के साम्राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल किया। तो साथियों मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई मिहिर भोज ने बंगाल के शासक नारायण लाल को, देखिए साथियों नारायण लाल कौन है, तो साथियों ये पाल वंशी शासक हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए भले, पाल वंशी शासक नारायण लाल को मैंने साथियों यहाँ पर कोमा लगाया है। देखिए साथियों पाल वंशी शासक नारायण लाल को, राष्ट्रकूट शासक अभोग वर्ष को और सिंध के साथियों शासक था तत्काल में सिंध क्षेत्र का अरब शासक इमरान बिन मूसा को। तो साथियों यहाँ पर 3 शासकों के बारे में मैंने लिखा है कि भाई बंगाल का शासक साथियों है नारायण पाल या फिर नारायण लाल। साथियों अगला शासक बनता है राष्ट्रकूट शासक अभोग वर्ष और तीसरा साथियों शासक बनता है अरब क्षेत्र का, माफ कीजिएगा सिंध क्षेत्र का अरब शासक साथियों इमरान बिन मूसा। तो साथियों इन जो सभी शासकों को पराजित कर इसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था इसके द्वारा। और साथियों बात करते हैं इसके साम्राज्य की सीमाओं की। तो देखिए साथियों मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई कर साम्राज्य का काबुल से रांची तक। देखिए साथियों काबुल से लेकर रांची तक यानी साथियों अफगानिस्तान से के क्षेत्रों से लेकर अपने रांची साथियों झारखंड क्षेत्र में पड़ता है वर्तमान में। साथियों रांची झारखंड की राजधानी भी है। तो काबुल से लेकर रांची तक या रांची आसाम तक। साथियों आगे जानकारी बनती है वही हिमालय से लेकर नर्मदा तक। साथियों हिमालय की तराई से लेकर नर्मदा नदी जहाँ तक बहती है वहाँ तक, तथा काठियावाड़ से लेकर बंगाल तक विस्तार किया था। तो साथियों काठियावाड़ कहाँ पर है, तो वर्तमान में ये हमारे गुजरात क्षेत्र में पड़ता है। और साथियों बंगाल कहाँ है, तो बंगाल में ही पड़ता है। हमारे अपने पूर्वी दक्षिणी साथियों के राज्य है बंगाल, तो वहाँ पर हमारा क्षेत्र हुआ करता था। यानी कि साथियों मिहिर भोज का क्षेत्र फैल चुका था। साथियों एक प्रतापी शासक है, इसने बहुत ज़्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो सारी जानकारियाँ हमने यहाँ पर कवर करी हैं। अब साथियों बात करते हैं इसके द्वारा चलाए गए सिक्कों के बारे में। तो देखिए साथियों यहाँ पर लिखा है मैंने कि भाई इसने चांदी के सिक्के चलाए जिन पर एक और वराह की आकृति का निर्माण करवाया या फिर साथियों वराह की आकृति बनवाई। साथियों आगे जानकारी बनती है कि भाई इसने लगभग 49 सालों तक यानी कि 49 सालों तक लगातार शासन किया था साथियों। तो देखिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस करी है, बताई है कि भाई साथियों एक तरीके से इसका शासन बहुत ही लंबा रहा है साथियों, लगभग 49 सालों का साथियों इसका शासन रहा है। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई इसने लंबे शासनकाल के दौरान बहुत सारे बेहतरीन कार्य किए थे। और साथियों उन सभी कार्यों को, उन सभी उपाधियों को, उन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। साथियों मुझे आशा है कि आपको क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। तो प्लीज़ साथियों क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए, जो कि साथियों का राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवारी, राजस्थान RAS साथियों और साथियों अन्य राजस्थान के कितने भी जो भी एग्जाम होते हैं जिनमें अगर राजस्थान इतिहास सिलेबस में होता है तो साथियों उन सभी एग्जाम्स की वो तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सभी
उन सभी साथियों को शेयर कीजिए, जिससे कि साथियों आप उन सभी साथियों को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। अब साथियों बात करते हैं महेंद्र पाल के बारे में। साथियों देखिए मैंने यहाँ पर अंतिम चीज़ लिखी है कि भाई 49 सालों का इनका शासन रहा है, जो कि साथियों बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूर्ण हुआ था। अब साथियों बात करेंगे मिहिर भोज के अगले शासक की, यानी कि साथियों मिहिर भोज का उत्तराधिकारी कौन होता है। तो साथियों आपको मैंने यहाँ पर लिखा है भाई महेंद्र पाल प्रथम। साथियों देखिए महेंद्र पाल प्रथम इस वंश का अगला शासक बनता है मिहिर भोज के पश्चात में। तो साथियों यहाँ पर लिखा है कि भाई मिहिर भोज का उत्तराधिकारी भी यही है और मिहिर भोज का पुत्र भी यही है। साथियों मिहिर भोज का पुत्र कौन है, तो यह महेंद्र पाल प्रथम है, जो कि इसका उत्तराधिकारी बनता है और इसका पुत्र भी है। साथियों आगे जानकारी मिलती है इसके बारे में। तो देखिए साथियों एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है, आप इसे स्टार मार्क करते हुए नोट कीजिए। साथियों कहा जाता है कि भाई यह महान कवि राजशेखर, साथियों महान कवि राजशेखर का तो शिष्य था और उसी का आश्रय प्रदाता भी था। साथियों यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई इसके दरबार में राजशेखर नामक एक जो महान कवि रहा करता था साथियों, उसका तो यह शिष्य था और साथियों उसे आश्रय प्रदान भी कर रखा था। तो साथियों शिष्य और आश्रय प्रदाता दोनों ही चीज़ें इससे जुड़ती हैं और किसका था साथियों, तो राजशेखर का था। साथियों बात करते हैं राजशेखर द्वारा इसे कौन कौन सी उपाधियां प्रदान करी गई थी। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई राजशेखर ने महेंद्र को, साथियों महेंद्र पाल फर्स्ट को रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय नरेश और रघुकुल राजतिलक की संज्ञा प्रदान करी थी। तो साथियों आप कह सकते हैं कि वे रघुकुल चूड़ामणि, तो देखिए साथियों एक चूड़ा होता है, इसका साथियों अगर शाब्दिक अर्थ समझना चाहें तो आप जान सकते हैं। देखिए साथियों एक चूड़ा होता है, चूड़े के अंतर्गत साथियों एक मणि होती है। साथियों अगर वह मणि निकल कर गिर जाए या उस मणि को कुछ हो जाए तो साथियों कितना मतलब चूड़े के ऊपर दाग लगता है। तो साथियों इसी प्रकार से इसे उस चूड़े के समान, उस चूड़े में साथियों इस मणि की समान संज्ञा प्रदान करी है, यानी कि साथियों इस वंश को या फिर इस वंश में एक तरीके से इसे एक जो मणि के समान प्रदर्शित किया है। साथियों इस शब्द के माध्यम से रघुकुल जो चूड़ामणि साथियों शब्द है, तो मैंने आपको इसका अर्थ समझाया है। अब साथियों बात करते हैं निर्भय नरेश की। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई जिसे किसी का भी भय ना हो तो वह होता है निर्भय। तो साथियों निर्भय नरेश आपको शाब्दिक अर्थ से समझ में आ चुका है। अब साथियों बात करते हैं रघुकुल राजतिलक के बारे में। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई यह रघुकुल का एक तरीके से तिलक हुआ करता था। साथियों तिलक कहाँ लगाया जाता है, तो साथियों तिलक एक तरीके से सर के ऊपर लगाया जाता है, जो कि साथियों रघुकुल तिलक कहा गया है इसे। अब साथियों बात करते हैं राजशेखर के द्वारा इसके दरबार में रहकर जो साथियों बहुत ही बेहतरीन साथियों रचनाएं करी गई थी, जो कि साथियों हमारे एग्जाम की दृष्टि से साथियों इंपॉर्टेंट बनती हैं साथियों। तो देखिए साथियों आप कह सकते हैं कि भाई राजशेखर ने दरबार में रहकर काव्य मीमांसा, अपने कपूर मंजरी, बाल भारत और बाल रामायण, हर विलास और जो भुवन कोश जैसी रचनाएं करी थी। तो साथियों यहाँ पर जानकारियाँ मिलती हैं कि देखिए बहुत सारी रचनाएं इनके द्वारा करी गई हैं साथियों। अब उन रचनाओं का नाम एक बार वापस से डिस्कस करते हैं साथियों हम, कि भाई दरबार में रहते हुए राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, बाल भारत और बाल रामायण, हरविलास और भुवन कोश जैसी साथियों जो कि बेहतरीन रचनाएं हैं हमारे साहित्य की, तो साथियों उन सभी की रचनाएं भी अपने राजशेखर के द्वारा करी गई थी। साथियों ये रचनाएं हमारे लिए देखिए इनके वंश की जानकारी प्रदान करती है। और साथियों हमारे एग्जाम की दृष्टि से अगर बात करते हैं साथियों, तो भाई लेखक से संबंधित क्वेश्चन कई बार बनते हैं कि भाई इस रचना का लेखक कौन है। साथियों काव्य मीमांसा और हरविलास, जो कि दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों रचनाएं हैं, ये कई बार एग्जाम में बनी है। तो प्लीज़ साथियों आप इन सभी चीज़ों को नोट कीजिए, इन सभी चीज़ों की स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, और बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स को बनाते हुए साथियों आगे चलिए। साथियों देखिए मेरी आशा है, मेरी उम्मीद है कि मैं आप सभी को हर संभव कंटेंट उपलब्ध करवाऊँ साथियों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। और साथियों आने वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे राठौड़ वंश के बारे में, जो कि साथियों हमारा बीकानेर का राठौड़ वंश होगा साथियों, तो उसके बारे में हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। साथियों प्लीज़ आप इसे नोट कीजिए और देखते हैं आगे की जानकारियाँ साथियों हमारे लिए बनती हैं। अब साथियों बात करेंगे हम महेंद्र पाल के पश्चात में आने वाले शासकों के बारे में। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई महेंद्र पाल के पश्चात में शासक आता है उसका पुत्र। साथियों पुत्र का नाम क्या है, तो पुत्र का नाम हमारे यहाँ पर लिखा है भोजदित्य। देखिए साथियों ये क्या है, तो यह महेंद्र पाल का पुत्र है साथियों, परंतु यह कुछ ही समय के लिए शासक बनता है, या फिर ये कह सकते हैं ये कुछ ही समय के लिए गद्दी पर बैठ पाता है। साथियों इसके पश्चात में इसकी हत्या कर दी जाती है। साथियों हत्या कौन करता है, तो वह हमारा महिपाल के द्वारा साथियों इसकी हत्या कर दी जाती है। साथियों अब बात करेंगे हम महिपाल के बारे में। तो साथियों आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए हेडिंग लगाई है महिपाल प्रथम के बारे में। तो साथियों हम डिस्कस करेंगे महिपाल प्रथम के बारे में। साथियों कौन है, तो यह महेंद्र पाल के उत्तराधिकारी और पुत्र भोजदित्य के पश्चात में साथियों शासक बनता है। साथियों इसने अपने भोजदित्य की हत्या करके उसे अपने शासन पर बैठा था। साथियों अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई यह महेंद्र पाल के उत्तराधिकारी व पुत्र भोजदित्य को पराजित कर हत्या कर शासक बना
था। साथियों जानकारी यहाँ पर इसके बारे में कवर होती है। अब देखिए साथियों जानकारियाँ और क्या बनती हैं इसके बारे में, तो साथियों हम डिस्कस करते हैं कि भाई महेंद्रपाल के काल में राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय, साथियों एक इंपॉर्टेंट शासक का नाम आया है, आप इसे नोट कीजिए कि भाई राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने प्रतिहारों को कन्नौज से बेदखल कर कन्नौज को नष्ट कर दिया था। साथियों देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना इस इतिहास के बारे में घटी है, इस वंश के इतिहास में। तो साथियों जो कन्नौज शाखा थी जिसकी स्थापना साथियों इसी वंश के शासकों के द्वारा करी गई थी, तो साथियों उसे समाप्त कर दिया गया है। साथियों किसके काल में ये घटना घटी है, तो ये अपने महिपाल प्रथम के काल में घटी है। साथियों किस शासक के द्वारा ये ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है, तो हमारे राष्ट्रकूट शासक साथियों इंद्र तृतीय के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। साथियों अब देखिए यहाँ पर कन्नौज से साथियों इसका पूरा वंश समाप्त हो जाता है, यानी कि साथियों इन्हें बेदखल कर दिया गया है और कन्नौज साथियों जो कि इसकी राजधानी थी, इन वंश की राजधानी थी, तो साथियों उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अब साथियों जानकारी बनती है इसके राजकवि के बारे में। साथियों इसके काल में कौन सा कवि रहता था, तो साथियों हमने जाना था कि भाई राजशेखर। साथियों देखिए राजशेखर कौन था, तो राजशेखर के बारे में साथियों हमने जानकारी ली थी कि भाई यह महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था और साथियों उसका आश्रयदाता भी था। तो साथियों ये महेंद्रपाल के काल में भी ये राजशेखर रहे हैं। साथियों इसके पश्चात में यह अपने भोज के भी काल में रहे हैं, यानी कि भोज द्वितीय के काल में भी रहे हैं। अब साथियों ये आए हैं महेंद्रपाल के काल में। तो साथियों इन्होंने यानी कि राजशेखर ने साथियों महेंद्रपाल को संज्ञा प्रदान करी थी। साथियों कौन सी संज्ञा प्रदान करी, तो साथियों आर्यव्रत का महाराजाधिराज इसे संज्ञा दी गई थी। साथियों दूसरी संज्ञा कौन सी थी, तो दूसरी संज्ञा थी साथियों रघुकुल चिंतामणि। देखिए साथियों रघुकुल चिंतामणि और आर्यव्रत का महाराजाधिराज, साथियों इसे संज्ञा प्रदान करी गई थी। साथियों किसने प्रदान करी थी, तो साथियों इसके राजकवि राजशेखर के द्वारा इसे संज्ञा प्रदान करी गई थी। साथियों इतिहास में कई बार बनता है, एग्जाम में बनता है कि राजशेखर कौन था, तो साथियों गुर्जर प्रतिहार वंश के कई शासकों के काल में रहने वाला एक तरीके से राजकवि के तौर पर भूमिका निभाने वाला साथियों एक व्यक्ति है, जो इसका नाम है राजशेखर। तो साथियों यहाँ पर जानकारियाँ कवर होती है महिपाल प्रथम के बारे में। अब साथियों शासक बनते हैं, इसके पश्चात में कई जैसे साथियों शासक आते हैं छोटे बड़े, जिनके बारे में साथियों को जानकारियां नहीं मिल पाने के कारण हमने यहाँ पर उसे डिस्कस करना उचित नहीं समझा है। साथियों आगे बढ़ते हैं, अब शासक आएगा राज्यपाल। देखिए साथियों इसके पश्चात में जो साथियों एक इंपॉर्टेंट शासक आता है राज्यपाल। साथियों राज्यपाल के बारे में एक मान्यता है, एक घटना साथियों हमारे को देखने को मिलती है, जो कि साथियों इस वंश के इतिहास को कलंकित करती है। साथियों हमने जाना कि भाई साल 1080 में साल 1080 में साथियों गजनवी का आक्रमण होता है। कहाँ पर होता साथियों, तो भाई गुर्जर प्रतिहार वंश पर आक्रमण होता है। साथियों आप गुर्जर प्रतिहार पर ना कहकर हिंदुस्तान पर आक्रमण कहेंगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा। साथियों गुर्जर जो अपने गजनवी का आक्रमण होता है हिंदुस्तान के ऊपर। तो साथियों उस समय एक तरीके से 1080 में यानी कि 1080 में साथियों जो राज्यपाल साथियों शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का, वह इस आक्रमण का सामना न कर साथियों भाग खड़ा हुआ था। यानी कि साथियों उसकी सेना को लेकर उसका सामना नहीं किया। किसका सामना साथियों, गजनवी का सामना नहीं किया था। तो साथियों इससे इस घटना से जब ये भाग चुका था सेना के सामने आने पर, तो साथियों इससे नाराज होते हैं राजपूत। तो देखिए साथियों इसके सहयोगी राजपूत इससे नाराज होते हैं और साथियों राजपूतों ने अपनी नाक की बात समझी कि भाई हमारा ऐसा राजा भी है जो कि एक तरीके से साथियों गजनवी की सेना का सामना न करते हुए अपनी रणभूमि को छोड़कर भाग चुका है। तो साथियों इस चीज से सारे राजपूतों की इज्जत खराब होती है और राजपूत साथियों शासक अपने सारी जो भी साथियों छोटे बड़े राजपूत शासक थे तत्काल के अंतर्गत साथियों वो सारे एकता करते हैं, एक तरीके से जुड़ जाते हैं और साथियों एक योजना बनाते हुए अपने राज्यपाल की हत्या करवा देते हैं। तो साथियों उन्होंने एक तरीके से गुप्त रूप से तैयारी करते हुए अपने राज्यपाल की हत्या करवा दी थी। तो साथियों जानकारियां यहाँ पर राज्यपाल के बारे में इतनी ही बनती हैं। तो भाई गजनवी के आक्रमण का सामना नहीं किया था और साथियों सारे राजपूत शासक इस चीज़ से नाराज हो गए थे। अब राजपूत साथियों क्या करेंगे, तो राजपूतों ने इसकी हत्या करवा दी। अब साथियों बात करेंगे इस वंश के अंतिम शासक यशपाल के बारे में। साथियों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो देखिए साथियों यशपाल इस वंश का अंतिम शासक है, जिसके बारे में साथियों हम अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। साथियों अब देख सकते हैं कि भाई 1036 यानी कि 1036 में साथियों ईस्वी में प्रतिहार वंश का अंतिम शासक बनता है। कौन बनता है साथियों, अपना यशपाल। तो साथियों यशपाल के बारे में कहा जाता है कि भाई यशपाल के काल में साथियों जो 1039 में यानी कि 1039 में साथियों गढ़वाल शासक चंद्रदेव ने, देखिए साथियों गढ़वाल शासक चंद्रदेव की भी मुख्य भूमिका इसमें रहेगी। तो साथियों गढ़वाल शासक चंद्रदेव के द्वारा इसे पराजित किया जाता है। साथियों किसे पराजित करता है, तो यह यशपाल को पराजित करता है। साथियों कौन करता है, तो चंद्रदेव, जो कि साथियों कौन है, तो यह गढ़वाल शासक है। साथियों इसे पराजित कर गुर्जर प्रतिहार वंश को समाप्त कर देता है। तो साथियों एग्जाम में कई बार बनता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन है, तो साथियों अंतिम शासक हमारा यशपाल। साथियों प्रथम शासक की बात करते हैं तो प्रथम शासक हमारा है साथियों रज्जिल। देखिए साथियों रज्जिल कौन है,
तो रजिल साथियों इस वंश के संस्थापक साथियों जो एक तरीके से हरिश्चंद्र का साथियों पुत्र हैं, तो साथियों वह इस वंश का पहला शासक बनता है। साथियों अंतिम कौन बनता है, तो हमारा यशपाल बनता है। तो साथियों मेरी आशा, मेरी उम्मीद है कि आपको आज की जो क्लास साथियों बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। तो प्लीज़ साथियों क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर कीजिए। साथ ही साथियों अगर आपने जो पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है हमारी, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों उन सभी चीज़ों को आप देखते हुए इस क्लास को एक बार फिर से देखेंगे तो साथियों मुझे आशा है, पूरी उम्मीद है साथियों आपके लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिटेबल होगी। आपको एक नया अनुभव साथियों पढ़ाई के माध्यम से